हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है घर्षण, फ्रिक्शन। जो दूसरा मेथड है वो है प्रेरण या इंडक्शन, और जो तीसरा मेथड है वो है चालन, कंडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम घर्षण के बारे में। देखिए घर्षण क्या होता है, आराम से तीनों विधियों को समझें। घर्षण जब दो अलग अलग पदार्थ से बनी कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। हमें अलग अलग पदार्थ से बनी हुई कुचालक वस्तुएं लेनी है। ये 2 वस्तुएं हैं, दोनों की दोनों कुचालक है और दोनों का पदार्थ अलग अलग होना चाहिए। जब 2 अलग अलग पदार्थ से बनी कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे ये वस्तु A है, ये वस्तु B है। इनिशियली दोनों उदासीन है, प्रारंभ में दोनों उदासीन है। जैसे मान लीजिए इसमें 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी कुल आवेश 0, इसका भी कुल आवेश 0। हर प्रारंभ में दोनों उदासीन है। ये जो वस्तु A है, इसका कार्यफलन मान लेते हैं 2 जूल है। वैसे कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, है ना। इसका कार्यफलन मान लो 2 जूल है और इस वस्तु B का कार्यफलन मान लो 3 जूल है। देखिए बेटा, कार्यफलन क्या चीज होती है, वर्क फंक्शन। कार्यफलन क्या चीज होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें से केवल एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इस ऑब्जेक्ट में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और केवल एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, हमें जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को इस वस्तु के पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, ये कार्यफलन अपने चैप्टर नंबर 13 में वापस आएगा, वहां में इसकी डेफिनेशन अपने को लिखनी है। कार्यफलन क्या चीज बताई मैंने? किसी वस्तु में से केवल एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी वस्तु में से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को उस वस्तु के पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो इसका कार्यफलन कम है, इसका कार्यफलन ज्यादा है। देखो, अगर दोनों सेम मटेरियल की ले लेंगे ना, वस्तु A का जो पदार्थ है वही पदार्थ वस्तु B का होगा, तो दोनों का कार्यफलन सेम हो जाएगा। कार्यफलन को अलग अलग करने के लिए कि एक का कार्यफलन कम हो और एक का कार्यफलन ज्यादा हो, इसीलिए दोनों का मटेरियल क्या लेते हैं? अलग अलग लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा। तो अब मैंने क्या किया, इन वस्तुओं को रगड़ा, दोनों वस्तुओं को A और B को आपस में रगड़ा। अब रगड़ने पर क्या होगा बेटा? दोनों वस्तुएं गर्म होगी, है ना। गर्म होने का मतलब दोनों को ऊष्मा मिलेगी, और ऊष्मा मिलने का मतलब दोनों को ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊर्जा इसको मिल जाएगी क्योंकि इसको ऊर्जा कम चाहिए,
भाई इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 जूल चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3 जूल चाहिए। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा जब इसको 2 जूल ऊर्जा मिल जाएगी, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा जब इसको 3 जूल ऊर्जा मिलेगी। तो पहले ऊर्जा इसको मिलेगी क्योंकि उसको ऊर्जा कम चाहिए। ठीक है, तो मैंने दोनों को रगड़ा, दोनों वस्तुएं गर्म हुई तो दोनों वस्तुओं का ताप बढ़ा मतलब ऊष्मा बढ़ी मतलब दोनों वस्तुओं को क्या मिल गई, ऊर्जा मिल गई। और ऊर्जा मिल गई तो इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर किस में चले गए, बी में। मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला ए से निकलकर बी में गया। इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा जिसका कार्यफलन कम होगा। ठीक है, क्योंकि इस वस्तु को इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, जिसको कम ऊर्जा चाहिए उसको ऊर्जा पहले मिल जाएगी, है ना। इसको 2 जूल पहले मिल जाएगी, है ना। तो जिसको 2 जूल ऊर्जा पहले मिल जाएगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर उस वस्तु में चले जाएंगे जिसका कार्यफलन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका कार्यफलन कम है, इसका कार्यफलन ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ गया। अब यहां इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 4, और यहां इलेक्ट्रॉन 1 आ गया तो 4 से बढ़ के कितना हो गया बेटा, 5। अब देखिए इस पर आवेश कितना आता है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन को कैंसिल आउट कर देंगे। 4 इलेक्ट्रॉनों का आवेश 4 प्रोटॉनों के आवेश को कैंसिल आउट कर देगा, फिर भी एक प्रोटॉन बच जाएगा जिसका आवेश निरस्त नहीं हो पाएगा, है ना। और आवेश निरस्त नहीं हो पाएगा इसलिए इस वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाएगा बेटा, प्लस ही। और इसमें क्या होगा, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉनों को कर देंगे, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो आवेश क्या जाएगा, माइनस ही। ठीक है, मतलब जो जिससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जो इलेक्ट्रॉन दाता है ना, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर क्या आता है, धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है उस पर क्या आता है बेटा, ऋणावेश। और एक चीज और देखो, ये जो धनावेश और ऋणावेश आते हैं ना, इनका परिमाण समान आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता पर जितना धनावेश आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही पर उतना ही ऋणावेश आएगा, है ना। ए पर आया प्लस ही और बी पर क्या आया, माइनस ही। परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, एक पर प्लस और एक पर माइनस। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, आराम से समझना, अच्छे से ध्यान देना सब लोग। जब 2 अलग अलग पदार्थ से बनी कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, 2 कुचालक वस्तुएं लेनी है, दोनों अलग अलग पदार्थ की बनी होनी चाहिए। अलग अलग पदार्थ की क्यों लेते हैं, क्योंकि पदार्थ जब अलग अलग होगा तो कार्यफलन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। एक का कार्यफलन कम होगा और एक का कार्यफलन ज्यादा होगा, है ना। कार्यफलन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, तो 2 अलग अलग पदार्थ से बनी निरावेशित वस्तुएं लो और उन्हें आपस में क्या करो, रगड़ो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाली वस्तु में से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिसका कार्यफलन कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस में जाएगा, जिसका कार्यफलन ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन दाता वस्तु पर, ये इलेक्ट्रॉन दाता वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो इलेक्ट्रॉन दाता, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन दाता वस्तु पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन दाता वस्तु पर धनावेश व इलेक्ट्रॉन ग्राही वस्तु पर समान मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब एक चीज देखिए, ये जो घर्षण विद्युत है ना, इससे हम चालक पदार्थों को आवेशित नहीं कर सकते। जैसे मेरे हाथ में एक लोहे की छड़ है और लोहे की छड़ को मैंने रेशम के कपड़े से रगड़ा, ठीक है, तो लोहे की छड़ पर आवेश नहीं आ सकता, लोहे की छड़ पर आवेश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा, क्या रीजन है लोहे की छड़ पर आवेश नहीं आएगा? क्योंकि लोहा क्या है, चालक है। जो आवेश इसमें से बना है ना, जो आवेश लोहे की छड़ में बना वो हमारी बॉडी में से होता हुआ जमीन में चला जाएगा।
इसलिए घर्षण विद्युत द्वारा कभी भी चालक वस्तुओं को आवेशित नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था, दो अलग अलग पदार्थ से बनी कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। ठीक है, दो वस्तुएं लेनी है, अलग अलग पदार्थ से बनी होनी चाहिए, कुचालक होनी चाहिए, दोनों को रगड़ो तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। किसमें से निकलेंगे? जिसका कार्यफलन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर उस वस्तु में चले जाएंगे जिसका कार्यफलन ज्यादा होगा। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जो इलेक्ट्रॉन दाता वस्तु है उस पर क्या आता है? धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन ग्राही वस्तु है उस पर समान मात्रा में क्या जाता है? ऋणावेश। इसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से हमने रगड़ा। ठीक है, कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो क्या होगा? कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाएंगे। कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और रेशम के कपड़े में चले जाएंगे, और उससे क्या होगा? कांच की छड़ पर हो जाएगा धनावेश और रेशम के कपड़े पर आ जाएगा उतना ही ऋणावेश। ठीक है, या जो कॉम्ब होता है, कंघा, उसको जब हम सूखे बालों में चलाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? बालों में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघे के अंदर चले जाएंगे, तो बाल पर क्या आ जाएगा? धनावेश, और कंघे पर उतना ही क्या आ जाएगा? ऋणावेश। ठीक है, अच्छा बेटा, यह है आपके आवेशन का पहला मेथड, घर्षण विद्युत। अब अपन आवेश की दूसरी विधि काम में लेते हैं। आवेशन की दूसरी विधि है इंडक्शन या प्रेरण। देखिए प्रेरण में क्या होता है, ध्यान देना। ये कोई आवेशित वस्तु है, ये कोई आवेशित छड़ है, मान लीजिए इस पर धनावेश है। इसको मैं किसी निरावेशित वस्तु के पास में लेकर आया। यह आवेशित है, यह निरावेशित है। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के समीप लेकर आते हैं तो उस निरावेशित वस्तु के पास वाले पृष्ठ पर, इस निरावेशित वस्तु का पास वाला पृष्ठ ये है, ये पास वाला पृष्ठ और ये दूर वाला पृष्ठ, इस निरावेशित वस्तु के पास वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का, विपरीत प्रकृति का मतलब जैसे यहां पे आप प्लस लाए तो यहां पर कौन सा आ जाएगा? माइनस। और दूर वाले पृष्ठ पर समान प्रकृति का, इस पर प्लस तो इस पर भी क्या आ जाएगा? प्लस। समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे बोलते हैं बेटा स्थिर विद्युत प्रेरण, इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्यों हुआ ऐसा? देखो ध्यान दें, इस वस्तु के अंदर पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आवेश ऐसे बराबर अमाउंट में थे शुरुआत में। ठीक है, फिर मैं इसको पास लेके आया तो क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, उन पर इस धनावेश की वजह से आकर्षण बल लगा, और आकर्षण बल लगा तो जैसे अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगा तो आकर्षण बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि मैं प्लस लाया, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से यहां पर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, है ना, और इलेक्ट्रॉनों की कमी से यहां पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा बेटा? प्लस। ठीक है, मैं धनावेशित वस्तु को पास लाया, इस वस्तु के इलेक्ट्रॉनों पर, फ्री इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगा, आकर्षण बल लगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण यहां पर ऋणावेश आ गया, और इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या आ गया? धनावेश आ गया।
ठीक है, इसका उल्टा भी सही है, जैसे अपन ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, देखो इधर जैसे ये क्षण है, ये क्षण प्रारंभ में ऋणावेशित क्षण है मान लीजिए, ठीक है, जो आवेशित वस्तु है ना वो ऋणावेशित है, और मैं इसके पास में एक उदासीन वस्तु, एक निरावेशित वस्तु लेकर आया, क्या होगा, इस वस्तु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस ऋणावेश के कारण उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, ऋणावेश इस ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो यहां कौन सा आवेश आ जाएगा बेटा, माइनस, और यहां कौन सा आवेश आ जाएगा बेटा, प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इधर इलेक्ट्रॉनों अधिकता, अधिकता से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋणावेश, और इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी, और कमी से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश, ठीक है, कहने का मतलब वो ये, वापस देखें, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के समीप लेकर आते हैं, इसमें देखो टच नहीं करवाना है, केवल पास लेकर आना, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के समीप लेकर आते हैं, तो उस निरावेशित वस्तु के पास वाले पृष्ठ पर, जो पास वाला पृष्ठ है, ये वाला पास वाला पृष्ठ, इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा, विपरीत प्रकृति का, जैसे यहां माइनस है तो यहां पे क्या आ गया, प्लस, तथा दूर वाले पृष्ठ पर समान प्रकृति का, यहां माइनस है तो यहां भी कौन सा, माइनस। आवेशन की यह विधि कहलाती है बेटा स्थिर विद्युत प्रेरण, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो वस्तु है ना, इस वस्तु को बोलते हैं, जो पहले से आवेशित होती है वो वस्तु कहलाती है प्रेरक वस्तु, और जिस वस्तु पर बाद में आवेश आता है वो वस्तु कहलाती है आपके बेटा प्रेरित वस्तु, वस्तु कहलाती है प्रेरित वस्तु। अच्छा बेटा, अगर मैंने इस वस्तु को हटा लिया, अगर मैंने ये जो प्रेरक वस्तु है इसको हटा लिया, दूर ले गया इसको वापस, तो क्या इस वस्तु पर आवेश रहेगा, नहीं, ये वस्तु वापस पहले जैसे ही क्या हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी। तो अगर इसको परमानेंटली चार्ज रखना है तो उसका तरीका क्या है, आप क्या करो, इस वस्तु का ये वाला जो सिरा है इसको भू संपर्कित कर दो, एक वायर लेके अर्थिंग कर दो। अब अर्थिंग करने पर क्या होगा, यहां पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर में से होते हुए जमीन में चले जाएंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस वायर में से होते हुए जमीन में चले जाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो इसको आप हटा दो, और हटाने के बाद में ये जो प्लस आवेश है वो इस पूरी वस्तु पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरी वस्तु पर वितरित हो जाएगा, और ये वस्तु परमानेंटली धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज और देखें, जैसे अपन ने सबने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, हमने क्या किया था कि जादू दिखाऊं जादू दिखाऊं, स्केल ली होगी और स्केल को बालों से रब किया होगा, और रब करने के बाद में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उस स्केल को अपन लेके गए, तो क्या हुआ, वो कागज के टुकड़े स्केल से जाकर के चिपक गए। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है बेटा स्थिर विद्युत प्रेरण। मतलब एक आवेशित वस्तु हल्की निरावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। स्केल को बालों से रगड़ा तो स्केल पर आवेश आ गया, है ना, चाहे धनावेश ऋणावेश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में स्केल पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। अभी बताया था मैंने, कंगेर बाल वाला एग्जांपल दिया था कि कंघों पर, कंघे को जब बालों से रगड़ते हैं तो बाल क्या होता है, धनावेशित, और स्केल क्या हो जाता है, कंघा क्या हो जाता है, ऋणावेशित। तो वैसे ही है कि जब मैंने स्केल को बालों से रगड़ा तो मेरी स्केल जो है वो क्या हो गई, ऋणावेशित, और जो बाल है वो क्या हो गए, धनावेशित। और फिर मैं उस स्केल को कागज के टुकड़ों के पास लेकर के गया
तो वो कागज के टुकड़े स्केल से क्या हो गए, चिपक गए। देखो ऐसा क्यों हुआ, जैसे ये अपनी स्केल है और इस स्केल पर क्या है, ऋणावेश है, इस स्केल के ऊपर क्या है, ऋणावेश है। अब मैं इसको कागज के छोटे से उदासीन टुकड़े के पास लेकर गया, प्रेरण के कारण क्या होगा, अभी अपन ने प्रेरण पढ़ा था, प्रेरण के कारण यहां माइनस, विपरीत प्रकृति का आवेश आता है पास वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का, तो यहां कौन सा आएगा, प्लस, और यहां कौन सा आ जाएगा, समान प्रकृति का, मतलब माइनस। ठीक है, अब देखो बेटा, इस माइनस और इस प्लस के बीच में, इस माइनस और इस प्लस के बीच में कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण, क्योंकि विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। और इस माइनस और इस माइनस के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि समान आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण। लेकिन इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, इस माइनस और प्लस के बीच आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और इस माइनस और इस माइनस के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो उस आकर्षण बल के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये दूरी कम है, ये दूरी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, आगे कूलाम के नियम में आएगा कि ये जो बल होता है ना, ये जो आवेशों के बीच में जो आकर्षण का बल लगता है, जो प्रतिकर्षण का बल लगता है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी ज्यादा होती है ना तो बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कम है तो इन दोनों के बीच बल ज्यादा लगेगा, और इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है तो इन दोनों के बीच बल क्या लगेगा, कम लगेगा। और बल कम लगेगा तो मतलब ज्यादा इंपैक्ट किसका है, ज्यादा प्रभाव किसका है, आकर्षण बल का। इसलिए कागज का टुकड़ा इस स्केल की ओर क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा, तो यहां से एक सवाल आता है, देखो एग्जाम में एक सवाल आया हुआ है, काफी बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि आवेशन का सही प्रमाण प्रतिकर्षण है न कि आकर्षण। आवेशन का सही प्रमाण प्रतिकर्षण है न कि आकर्षण। क्यों, समझना बेटा इस चीज को। ठीक है, कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसका प्रूफ प्रतिकर्षण बल है। जैसे आपको यह बोला जाए कि दो वस्तुएं हैं और उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, दो वस्तुएं हैं और दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, तो क्या वे वस्तुएं आवेशित है क्या। ठीक है, जैसे ये दो वस्तुएं हैं बेटा, ये दो वस्तुएं हैं ए और बी, और इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, तो क्या वे वस्तुएं आवेशित है। देखो बेटा, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल तीन कंडीशन में लग सकता है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगने की तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति, जब दोनों निरावेशित होती है, वस्तु ए भी निरावेशित हो और वस्तु बी भी निरावेशित हो, दोनों पर ही आवेश नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, फिर भी इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण का ही होता है। ठीक है, ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, इस पर भी आवेशित नहीं है, ये भी आवेशित नहीं है, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, और फिर भी इन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जो हमने 11th में पढ़ के आए हैं, जिसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। अच्छा, आकर्षण बल लगने की दूसरी कंडीशन, ये वस्तु ए, ये वस्तु बी, ऐसा हो सकता है कि ए पर धनावेश और बी पर ऋणावेश हो, ए पर प्लस है और बी पर माइनस है ना, विपरीत प्रकृति का आवेश है,
तो विपरीत आवेश क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। सही है। अच्छा बेटा, एक कंडीशन ये जो अभी अभी हमने पढ़ी, आवेशित वस्तु हल्की निरावेशित वस्तु को भी क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे वस्तु ए आवेशित है, इस पर धनावेश भी है, इस पर ऋणावेश भी है, मान लो, है ना। वस्तु ए पर धनावेश हो चाहे वस्तु ए पर ऋणावेश हो, कुल मिलाके वस्तु ए आवेशित है, लेकिन वस्तु बी क्या है, वस्तु बी क्या है, निरावेशित है। तो भी इन दोनों के बीच में स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण आकर्षण बल कार्य कर सकता है। अभी बताया था, है ना। स्केल जो थी, जो ऋणावेशित थी, उसने कागज के निरावेशित टुकड़ों को क्या किया था, आकर्षित किया था। समझ आई बात। तो अगर आपको यह बोले कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा है, क्या वे आवेशित हैं, तो हम श्योर नहीं हो सकते। हम इस चीज के लिए 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि यार आकर्षण बल तो तब भी लगता है जब दोनों निरावेशित होते हैं। आकर्षण बल तब भी लगता है जब एक पॉजिटिव आवेशित होती है, एक नेगेटिव आवेशित होती है। और आकर्षण बल तो तब भी लगता है जब एक आवेशित होती है लेकिन दूसरी निरावेशित और हल्की होती है ना। तो आकर्षण बल लगना इस चीज का प्रमाण नहीं है कि वस्तुएं आवेशित है। हाँ, लेकिन अगर आपको यह बोले कि दो वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, क्या वे आवेशित हैं, है ना। ये दो वस्तुएं हैं ए और बी, और दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अब आपको बोला जाए कि क्या ये आवेशित है क्या, तो आप बोलोगे हाँ 100% है, ये पक्का पक्का आवेशित है ना। और आवेशित कैसी, या तो दोनों पे पॉजिटिव है या दोनों पे नेगेटिव है, क्योंकि समान आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है ना। तो दो वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है, क्या वे आवेशित हैं, हाँ है, हाँ है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल केवल तभी लगता है जब दोनों वस्तुएं सजातीय आवेशित होती है। लेकिन दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा है, क्या वे आवेशित हैं, तो हम इस चीज के बारे में श्योर नहीं हो सकते। हम इस चीज के बारे में श्योर नहीं हो सकते कि वो वस्तुएं आवेशित है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आवेशन का प्रमाण क्या है, प्रतिकर्षण, न कि आकर्षण। ठीक है। अच्छा बेटा, एक सवाल आता है, क्या दो सजातीय आवेशित वस्तुओं के मध्य, क्या दो सजातीय आवेशित वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य कर सकता है। ठीक है, क्या दो सजातीय आवेशित वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य कर सकता है। दो वस्तुएं हैं, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पर ही धनावेश है, और हमें पता है दोनों पर धनावेश है या दोनों पर ऋणावेश है, दोनों पर समान प्रकृति का आवेश है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जब समान प्रकृति का आवेश होता है तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। दोनों के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है कि दो वस्तुएं हैं, दोनों सजातीय हैं, दोनों पर ही आवेश प्लस का है या दोनों पर ही आवेश माइनस का है, लेकिन उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण नहीं करता। ऐसा कब होता है, जब एक वस्तु पर आवेश का मान बहुत ज्यादा हो, दूसरी वस्तु पर आवेश का मान कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा कम हो। ठीक है, जैसे मान लो इस वस्तु पर है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे ही,
है ना। मान लो इस पर है प्लस का 2000 कूलम और इस पर है बेटा 0.2 कूलम। दोनों पर ही धनावेश है, दोनों पर ही धनावेश है, लेकिन इसका धनावेश बहुत ज्यादा है और इसका धनावेश इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा। इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल। देखो कब करता है ऐसा, सुनो क्यों हुआ ऐसा। वही सेम ही रीजन है, इंडक्शन। यहां भी क्या हुआ? इंडक्शन। जैसे ये इस पर आवेश बहुत ज्यादा था तो इसने क्या किया, यहां पर विपरीत प्रकृति का माइनस उत्पन्न किया और यहां पर समान प्रकृति का प्लस उत्पन्न किया। ये भी सेम ही काम करेगा। ये वाला प्लस भी यहां पर क्या करेगा? माइनस आवेश इंड्यूस्ड करेगा और यहां पर क्या करेगा बेटा? प्लस वाला आवेश इंड्यूस करेगा। लेकिन आप देखो बेटा ये आवेश बहुत ज्यादा है तो इस वाले आवेश के कारण इस वाली वस्तु पर जो इंड्यूस्ड आवेश होगा वो ज्यादा होगा, है ना। ये आवेश ज्यादा है तो इस आवेश के कारण इस वस्तु पर जो आवेश इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। और ये वाला आवेश कम है तो इस वाले आवेश के कारण इस वाली वस्तु पर जो आवेश इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा? कम होगा, है ना। तो इसकी वजह से जो आवेश इंड्यूस हुआ उसको तो आप इग्नोर ही कर दो, उसको आप क्या कर दो? इग्नोर कर दो, क्योंकि बहुत ही कम आवेश इंड्यूस हुआ। लेकिन ये देखो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। और ये प्लस और ये प्लस, इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। लेकिन वापस फिर वही रीजन आ गया कि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, इनके बीच की दूरी क्या है? कम। इनके बीच की दूरी कम है तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा, और ये वाला प्लस और ये वाले प्लस के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है, तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? क्या दो सजातीय आवेशित वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल कार्य कर सकता है? हां, कर सकता है, यदि उन वस्तुओं पर आवेश की मात्राओं में अंतर बहुत अधिक हो, है ना। दोनों पर समान प्रकृति का आवेश है लेकिन एक पर आवेश का मान बहुत ज्यादा है और दूसरे पर आवेश का मान बहुत ही कम है, तो उनके बीच में स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण आकर्षण बल कार्य करता है। अच्छा बेटा, अब अपन बात करते हैं आवेशन की तीसरी विधि। आवेशन की तीसरी विधि है बेटा चालन या कंडक्शन। चालन या कंडक्शन। देखिए चालन क्या चीज होती है, इसमें क्या होता है, जब किसी आवेशित चालक वस्तु को, ये वस्तु है ए, ये चालक है और ये आवेशित है, आवेशित चालक वस्तु को किसी निरावेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाते हैं, है ना। ये चालक है, आवेशित चालक, और ये निरावेशित चालक। देखिए इसमें ध्यान देना, ये चालन विधि है ना, ये तभी हो सकती है जब दोनों वस्तुएं क्या हो? चालक। एक आवेशित चालक, एक निरावेशित चालक, दोनों को मैं संपर्क में लाया तो क्या होगा? इस वस्तु का आवेश इस पर भी आ जाएगा, इस वस्तु का आवेश इसके ऊपर भी आ जाएगा, इस वस्तु का थोड़ा सा आवेश इसके ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन इसमें ये रॉन्ग कंक्लूजन निकाल लेते हैं कई लोग कि ये वाला आवेश इसमें से इधर गया, भाई धनावेश मूव होके इधर आ गया, है ना। इसका जो धनावेश है वो मूव होके इधर आ गया। देखो धनावेश, प्रोटॉन कभी गति नहीं करता। जब भी दो वस्तुओं के बीच आवेश का आदान प्रदान होता है, किसके रूप में होता है? इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। ठीक है, तो हुआ क्या, इस वस्तु के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे। ठीक है, ये उदासीन थी, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, है ना। लेकिन इसमें प्रोटॉन ज्यादा थे, स्टेज पर क्या था? धनावेश था। अब क्या हुआ, मैं जैसे इनको कांटेक्ट में लाया, अब ये चालक है तो चालक में आवेश क्या कर सकता है? मूव कर सकता है ना। तो इस वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन है, इस वस्तु के कुछ इलेक्ट्रॉन इस वाले पॉजिटिव आवेश से अट्रैक्ट होंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉन बी में से किस में आएंगे? ए में। बी में से इलेक्ट्रॉन ए में आएंगे, है ना।
इलेक्ट्रॉन बी में से निकलकर किस में आएंगे, ए में। अब बी में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बी पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन ए में आ गए और ए पर पहले से क्या था, धनावेश था, लेकिन अब ए में थोड़ा सा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनों के रूप में ऋणावेश आ गया, तो ए वाला आवेश थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसमें से ये बोल देते, बोला एक आवेश बी में चला गया, है ना। लेकिन एक आवेश बी में चला गया इसका मतलब ये नहीं निकालना है, एक आवेश बी में चला गया इसका मतलब ये नहीं निकालना है कि आवेश ए से फ्लो होके बी में गया है, ठीक है। कभी भी धनावेश का, कभी भी प्रोटॉन के रूप में आवेश का आदान प्रदान नहीं होता है। आवेश का आदान प्रदान हमेशा किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। समझ आई बात, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, देखिए ऐसे लिखेंगे, जब किसी आवेशित चालक वस्तु को, जब किसी आवेशित चालक वस्तु को किसी निरावेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो कुछ समय पश्चात वह निरावेशित चालक वस्तु भी आवेशित हो जाती है तथा जो पहले से आवेशित वस्तु थी उस पर आवेश की मात्रा कुछ कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज और देखो इसमें, ये जो चालक ए और बी है, अगर इनका रूप और आकार समान है, जैसे ये चालक ए, दिस इज गोल गोल, और चालक बी, दिस इज आल्सो गोल गोल, दोनों का रूप समान है, ये भी गोल गोल है, ये भी गोल गोल है, चालक ए और चालक बी दोनों का रूप समान है, और मान लो दोनों की रेडियस भी बराबर है, जितनी रेडियस ए की उतनी ही रेडियस बी की, दोनों की रेडियस बराबर है, मतलब दोनों का आकार भी क्या है, समान है, दोनों का रूप भी समान है, दोनों का आकार भी समान है। अब ए आवेशित है, पहले आवेशित है, और मान लो ए पर है 10 कूलम और बी क्या है, निरावेशित है। अब मैं बी को ए के संपर्क में लाऊंगा तो मैंने क्या बोला, थोड़ी देर बाद बी भी आवेशित हो जाएगा, बी भी आवेशित हो जाएगा, फिर वापस दोनों को अपन क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, और जब दोनों को अलग अलग कर देंगे ना तो जो कुल आवेश है ना वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। आधा आधा डिवाइड होने का मतलब इस पर रह जाएगा 5 कूलम और इस पर भी कितना आ जाएगा, 5 कूलम। कुल आवेश आधा आधा डिवाइड हो जाता है। समझ आ रही बात, ठीक है। जब दोनों चालकों का, ये जो दो चालक हैं, जब इन दोनों चालकों का रूप और आकार समान होता है ना, जब इन दोनों चालकों का रूप और आकार समान होता है तो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, जब आवेश का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना, आवेश, थोड़ा सा आवेश बी पर भी आ जाता है, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों पर आवेश की मात्रा भी क्या हो जाती है, समान हो जाती है। हाँ, लेकिन ये तभी होता है जब दोनों का रूप और आकार क्या हो, समान हो, ठीक है। इसी पे देखो एक न्यूमेरिकल में ये ऐसा हुआ क्यों, ये रूप और आकार समान है, ये क्यों हुआ, ये सब चीजों के लिए बेटा अपने को चैप्टर नंबर 4 तक वेट करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल में एक डेरिवेशन आएगी उसके लास्ट में, उसके अंदर आएगा उभयनिष्ठ विभव वगैरह करके, उसके अंदर पूरा ये चीज आपको समझ में आएगी, है ना। एक बार एक चीज बता रहा हूं, जो इस पार्ट के न्यूमेरिकल में काम आएगा वो आप लोग याद रखेंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में, कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल में अपने वो चीज काम आने वाली है। देखिए ध्यान देना, जैसे ये दो चालक हैं, ये चालक ए है, इस पर आवेश है Q1, ठीक है। ये है चालक बी और इस पर आवेश है बेटा Q2, ये भी आवेशित है, दोनों आवेशित है, इस पर Q1 है, इस पर Q2। फिर मैंने क्या किया,
अच्छा, दोनों का रूप समान है, दोनों का आकार भी क्या है, समान है। फिर मैंने दोनों को संपर्क में लाया, मैंने या तो दोनों को सटा के पास में रख दिया, है ना, या तो ए के पास मैंने बी को रख दिया, या मैंने क्या किया, दोनों के बीच में एक पतला तार जोड़ दिया, दोनों के बीच में एक पतला तार जोड़ दिया। और पतला तार जोड़ दिया तो क्या होगा बेटा, जैसे ही मैं दोनों के बीच में पतला तार जोड़ूंगा क्या हो जाएगा, आवेश का आदान प्रदान होगा, दोनों पर आवेश का पुनर्वितरण होगा। और जब आवेश का पुनर्वितरण बंद हो जाए तो पुनर्वितरण बंद होने के बाद हम दोनों को वापस क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। और अलग अलग करने के बाद जब हम आवेश निकालेंगे ना, तो मैंने क्या बताया था, कुल आवेश आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। कुल आवेश कितना है, देखो पहले आवेश इसका Q1 है, इसका Q2, शुरुआत में इसका Q1 है, इसका Q2, तो कुल आवेश कितना होगा बेटा, Q1 प्लस Q2, कुल आवेश Q1 प्लस Q2, और कुल आवेश आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, है ना, मतलब इस पर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2, इस पर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2। ठीक है, कुल आवेश आधा आधा डिवाइड हो जाता है। क्यों बेटा, इसके अंदर आवेश संरक्षण नियम का पालन होता है। आवेश संरक्षण से चाहो तो ये चीज भी समझाई जा सकती है, लेकिन एग्जैक्टली ये जो फॉर्मूला है ना, Q1 प्लस Q2 बटे 2, Q1 प्लस Q2 बटे 2, ये आपको उस डेरिवेशन में ही मिलेगा। ठीक है, आवेश संरक्षण नियम कैसे बोला कि भाई पहले दोनों अलग अलग थी, देख लो एक बार, जब लगी है तो देख लो, जैसे ये Q1 और ये Q2 शुरुआत में दोनों अलग अलग थी, तो जब मैंने दोनों को नहीं जोड़ा था, दोनों को जोड़ने से पूर्व, दोनों को जोड़ने से पूर्व कुल आवेश कितना था, इसका Q1 और इसका Q2, कुल आवेश Q1 प्लस Q2। फिर मैंने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, अब दोनों को जोड़ दिया तो कुल आवेश कितना है, जोड़ने पर कुल आवेश, दोनों को जोड़ने पर अभी भी Q1 और इसका Q2, कुल आवेश कितना, Q1 प्लस Q2। फिर आवेश का पुनर्वितरण हुआ, ठीक है, आवेश के पुनर्वितरण के बाद जोड़कर पुनः अलग करने पर, जोड़कर वापस मैंने अलग कर दिया। अब जोड़कर मैंने वापस अलग कर दिया तो मैंने क्या बताया था, जो कुल आवेश होता है ना वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। कुल आवेश आधा आधा मतलब इस पर कुल आवेश कितना है, Q1 Q2, Q1 प्लस Q2, और कुल आवेश आधा आधा डिवाइड हो गया। आधा आधा डिवाइड होने का मतलब इस पर Q1 प्लस Q2 बटे 2 और इस पर भी कितना, Q1 प्लस Q2 बटे 2। अब कुल आवेश कितना है, अब A पर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बटे 2, है ना, B पर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बटे 2, और कुल आवेश वापस कितना हुआ, Q1 प्लस Q2। तो कुल आवेश का मान क्या है, नियत है। ठीक है, यहां भी Q1 प्लस Q2, यहां भी Q1 प्लस Q2, यहां भी Q1 प्लस Q2। कुल आवेश का मान विलिखित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर ऐसा केस हो कि एक चालक आकार में बड़ा है, दूसरा चालक आकार में छोटा है, ठीक है, जैसे ये चालक है A, ये आकार में बड़ा है, मान लो ये चालक A आकार में बड़ा है, और ये चालक B है, ये आकार में छोटा है। ठीक है, ये निरावेशित मान लो, शुरुआत में ये निरावेशित है, इस पर मान लो 10 कूलाम है। अब मैंने दोनों को तार से जोड़ दिया, दोनों के बीच में आवेश का आदान प्रदान हुआ, और आवेश का आदान प्रदान होने के बाद जब आवेश का आदान प्रदान होना बंद हो गया तो वापस मैंने दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब B पर भी थोड़ा सा आवेश आ जाएगा, लेकिन इस केस में दोनों पर आवेश आधा आधा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये हो सकता है कि इस पर 7 कूलाम हो जाए, इस पर 3 कूलाम हो जाए, मतलब जो बड़ी वस्तु है ना बेटा, जो वस्तु बड़ी है उस पर आवेश क्या आएगा, ज्यादा, और जो वस्तु छोटी है ना उस पर आवेश क्या आएगा, कम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बड़ी वस्तु होती है ना उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होती है, धारिता, जो चैप्टर नंबर 4 में आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन एकदम, ये Q1 प्लस Q2 बटे 2, बड़े पर ज्यादा, छोटे पर कम, आकार बराबर होता है तो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। ये सारी चीजें चैप्टर नंबर 4 में विद डेरिवेशन अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां आपको ये चीज याद ही रखनी है। ठीक है, तो चालन में हमने क्या पढ़ा कि जब
किसी आवेशित चालक को किसी निरावेशित चालक के संपर्क में लाते हैं। जब किसी आवेशित चालक वस्तु को किसी निरावेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो कुछ समय पश्चात वह निरावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है तथा पहले से जो वस्तु आवेशित थी उस पर आवेश की मात्रा कुछ कम हो जाती है ना। और अगर दोनों चालकों का रूप व आकार समान होता है तो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात दोनों पर आवेश की मात्रा भी समान होती है और जो कुल आवेश होता है वो आधा आधा दोनों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर एक चालक बड़ा होता है और एक चालक छोटा होता है तो फिर आवेश बराबर वितरित नहीं होता। जो बड़ा चालक है उस पर आवेश ज्यादा रहता है और जो छोटे वाला आवेश है उस पर छोटे वाला चालक है उस पर आवेश कम रहता है। तो ये आज हमने पढ़ी आवेशन की 3 विधियां। एक सवाल इसमें से पूछा गया है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसमें से सिर्फ एक चीज आई है। देखिए बेटा क्या आएगा, आवेशन की सर्वोत्तम विधि का नाम बताइए। स्थिर विद्युत प्रेरण। आवेशन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? स्थिर विद्युत प्रेरण। क्यों? क्योंकि इस विधि में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ठीक है, मतलब बाकी दो में हो रही है, दिख ही रहा यार। देखो घर्षण में दोनों को रगड़ा तो ऊष्मा उत्पन्न हुई। अब वो ऊष्मा पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी रहेगी, जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी मिलेगी, है ना। कुछ ऊष्मा व्यर्थ खर्च हो जाएगी जिसका कोई उपयोग नहीं होता, तो ये ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि हो रही है। ठीक है, और यहां भी क्या हुआ, ए और बी दोनों को मैंने जोड़ा, दोनों को मैंने पतले तार से जोड़ा और इन दोनों के बीच आवेश का आदान प्रदान हुआ। अब आवेश का आदान प्रदान होगा तो तार में से होकर ही आवेश बहेगा ना। आवेश बहेगा किसमें? तार में से होके, और तार में से होके आवेश बहेगा मतलब तार में से होके धारा बहेगी। आवेश का बहना मतलब धारा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, 10 में आया था ना, है ना। तो इसमें दोनों चालक हैं, दोनों को मैंने पतले तार से जोड़ दिया, दोनों के बीच में आवेश का आदान प्रदान हुआ, एक में से आवेश निकलकर दूसरे में गया, जब दूसरे में गया तो आवेश हवा में से होके तो जाएगा नहीं, तार के अंदर से होके जाएगा, और तार के अंदर आवेश गति करेगा तो तार के अंदर धारा बहेगी, और जब तार के अंदर धारा बहेगी तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण, जो 10th में पढ़ा था जूल का तापन नियम, ठीक है, जब किसी तार में धारा बहती है तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण वह तार गर्म हो जाता है, मतलब ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। लेकिन स्थिर विद्युत प्रेरण में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि नहीं होती है, इसलिए वो आवेशन की सर्वोत्तम विधि है। एक सवाल आता है, क्या किसी वस्तु को बिना संपर्क के आवेशित किया जा सकता है? मतलब हम वस्तु को छुए नहीं तो भी हम उसको आवेशित कर दें, हो सकता है क्या? ऐसा किया था क्या अपन ने कहीं? हाँ किया था। किसमें? स्थिर विद्युत प्रेरण में। हमने क्या किया था? केवल हमने एक निरावेशित वस्तु थी, उसके पास में आवेशित वस्तु को केवल लेके आया, ठीक है, इसका टच करवाया नहीं, केवल इसको दिखाया, ठीक है, इसके पास लेके आया, बिना संपर्क के मैंने वस्तु को आवेशित कर दिया। किसमें? स्थिर विद्युत प्रेरण में। ठीक है, तो आज हमने पढ़ी बेटा आवेशन की 3 विधियां। कल के टॉपिक में हम ये आवेश कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 3 पोर्शन इस चैप्टर नंबर 1 में है, एक है आवेश, एक है विद्युत बल, एक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला जो पोर्शन है आवेश, वो अपने कल के लेक्चर में कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, गुड नाइट।